हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग विज्ञान की ये पहली क्लास होगी, जिसमें जीव विज्ञान का हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। विज्ञान के आपसे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सामान्य अध्ययन यानी जीएस का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है 55 अंक में। और विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों विषयों के प्रश्न आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाते चल रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। रिस्पांस आपका कम हो रहा है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। इस सीरीज़ को कंटिन्यू हम अब तभी करेंगे जब आप लोगों का रिस्पांस आएगा, आप लोग देखेंगे, लाइक और शेयर आपके रहेंगे वीडियोस पर। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। आइए समझते हैं ये पाचन होता क्या है और किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी जीव की, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, जितने भी सजीव हैं उन सब की बॉडी जो मिलकर के बनी है। अगर हम सबसे छोटी यूनिट की बात करें हमारी बॉडी की, या लिविंग्स की बॉडी की, तो वो है एक सेल। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर के निर्माण करती हैं हमारे शरीर का। मैं बात कर रहा हूँ कोशिका। तो किसी भी जीव की जो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई का मतलब होता है जिस इकाई से, जिस छोटी यूनिट से हमारा शरीर मिलकर के बना है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग में क्या होते हैं, अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें कई सारे फ्लोर होंगे, कई सारे फ्लोर होंगे तो उसमें कई सारे रूम होंगे, कई सारे रूम होंगे तो वो रूम दीवारों से बने होंगे। अगर उस दीवार की बात करोगे तो वो दीवार ईंटों से मिलकर के बनी होगी। ठीक है। तो अगर हम सिंगल एक यूनिट देखें उस बिल्डिंग में, तो वो ईंट एक बिल्डिंग होगी। उस ईंट से ही, बहुत सारी ईंटों से ही क्या बना हुआ है, एक बिल्डिंग। तो ऐसे समझते हैं हम। तो कोशिका का भी कुछ वैसे ही है कि हमारी जो शरीर है उसमें सबसे छोटी जो यूनिट है वो कोशिका है, सेल है। तो सजीवों की जो संरचना है उसमें सबसे छोटी छोटी यूनिट सेल है, यानी हमारी बॉडी सेल ये कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अब जब बहुत सारी सेल्स, एक जैसी सेल्स कार्य करने वाली एक साथ एक किसी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो वो कहलाती हैं ऊतक। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स मिलकर के बनाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं किसको, ऊतक को। ठीक है। और बहुत सारे ऊतक मिलके बनाते हैं एक अंग या ऑर्गन को, और कई सारे ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं एक तंत्र को, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। बहुत सारे, भाई अगर आप देखें हमारा शरीर किससे मिलकर बना, कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं, ऊतकों का। ऊतक मिलकर अंग बन रहे हैं। और हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं आप जानते हैं, हार्ट है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। माउथ में अगर हम देखें, टंग है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गन है हमारी बॉडी में। और सब ऑर्गन, इन सभी ऑर्गन्स का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। एक के साथ कई सारे फंक्शन होते हैं। तो ये क्या है, इससे क्या है, एक तंत्र विकसित हो गया। अगर इनमें से, तंत्र में से किसी एक अंग का भी कार्य प्रणाली रुक जाती है तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है, यानी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सिंपली इसी ऑर्डर में हमको चलना होता है। ये प्रश्न पूछता है आपसे कि सही क्रम बताइए, इनको सही क्रम में लगाइए। ऐसे आपको ये क्रम फॉलो करना है जिधर एरो जा रहा है। तो तंत्र तक पहुंच गए। अब हम करेंगे बात पाचन की। पाचन क्या होता है, जो भी भोजन हम खाते हैं वो एक जटिल संरचना होती है भोजन की, खाने की। ठीक है। यानी उसके अंदर हमें पता है बहुत सारे पोषक तत्व उसी भोजन में शामिल होते हैं। और हमारे शरीर को दिन भर में कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हम भोजन करते हैं। और भोजन में हमारे पास अलग अलग तरह के भोजन हैं, जैसे गेहूँ, चावल, सब्जियां, दालें। इनमें अगर इनमें देखें, इनके अंदर हम देखें तो पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अब वो डायरेक्टली तो निकाले नहीं जा सकते हैं। तो जो भी भोजन हम पका करके खाते हैं, जैसे भी खाते हैं जिस भोजन को भी, उस भोजन से जो पोषक तत्व हैं उनको बाहर निकाल लेना, ये कहलाता है क्या, पाचन। ठीक। तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि जो फूड हम खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर होता है, एक जटिल संरचना होती है भोजन की। और उस भोजन को खाने के बाद हमारे शरीर के वो अलग अलग अंगों से गुजरता हुआ वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित हो जाता है। और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, शरीर के अंगों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ कर जाती है। ये है पाचन आपका। इसको देखिए तो डाइजेशन क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन को हमारे शरीर के द्वारा
छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है। शरीर के द्वारा का मतलब होता है शरीर के अंगों के द्वारा, यानी पाचन में अब कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करेंगे ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। पाचन किन किन अंगों के माध्यम से होता है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी पाचन। तो हमने कहा जो भोजन है, भोजन एक जटिल संरचना है जो अभी तक हमने खाया नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। इसी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, भोजन में हमारे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सब होते हैं हमारे भोजन में। तो ये मिक्स होते हैं, ठीक है, इनमें सब मिक्स होते हैं। लेकिन जब हम इस भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंगों के द्वारा उस पर प्रोसेस अप्लाई होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है और इसी भोजन को फिर बदल दिया जाता है शरीर के अंगों के द्वारा सरल संरचना, सिंपल स्ट्रक्चर में। और जब सरल स्ट्रक्चर में बदल दिया जाता है तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स निकाल लिया जाता है, प्रोटीन निकाल लिया जाता है उस भोजन से, और वसा। यहाँ पर ये सब प्लस का दिखाया हुआ है निशान, तो इसका मतलब है ये कि एक जगह सारे ये मिक्स थे और यहाँ पर सेपरेटली ये अलग कर लिए और अवशोषित कर लिए। पाचन में हम बात करते हैं तो पाचन का क्या मतलब हम समझ रहे थे। पाचन का मतलब है भोजन को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसका मतलब अब इसमें देखो शुरुआत कहाँ से होगी इसकी, इसको डायग्राम पर समझेंगे। इस डायग्राम पर आ जाओ। ये है ह्यूमन बॉडी और ये इंटरनल ऑर्गन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारा माउथ है। और माउथ को खोलने के बाद जो हमको अंधेरा नज़र आएगा इस हिस्से में, ये कहलाता है मुख गुहा यानी बकल कैविटी। मुख गुहा के अंदर होते हैं हमारे दांत यानी टीथ, और क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स इसी में होंगी, लार ग्रंथियाँ यानी लार आपको पता है आपकी जबान पर आकर के भोजन में मिक्स करने का कार्य जो करती है वो जीभ करती है, जीभ इसमें आएंगे, टीथ इसमें आएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा ये बकल कैविटी है ये सीधे कनेक्ट होती है एक पाइप के थ्रू। भोजन हमने खाया, यहाँ चबाया, भोजन पहुंचा किस में, माउथ में चबा करके हमने उसको पीस लिया, काट लिया, फाड़ लिया उस भोजन को, और वो अंदर गया और अंदर जिस पाइप से कनेक्ट है इसको बोलते हैं ग्रास नली या फूड पाइप। ये फूड पाइप सीधा कनेक्ट है, ये पीछे से ये पाइप यहाँ से आ रहा है देखो, ठीक है। ये पाइप कनेक्ट होता है हमारे स्टमक यानी किससे, अमाशय से, और ये भोजन अमाशय में पहुंचता है। यहाँ पर इसका अर्धपाचन होता है। अर्धपाचन होने के बाद ये अमाशय हमारा कनेक्ट है किससे, ये रेड कलर में देख रहे हैं, ये छोटी आंत से कनेक्टेड है। छोटी आंत में इसका लगभग पूर्णतः पाचन हो जाता है और इसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, और यहीं पर सारे न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लिया जाता है आंत के अंदर, ठीक है। ये हो गया। और ये है लीवर, ये है पैनक्रियास, पित्ताशय, ये पैनक्रियास है, और ये पैनक्रियास है, और ये गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय है, ये लीवर है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन्हीं का रोल होता है भोजन को पचाने में। कौन सा भाग भोजन के किस हिस्से को पचाने में हेल्प करेगा, या पाचन किस तरह से होकर के आगे बढ़ता रहेगा, ये हम अब यहाँ से बकल कैविटी से शुरू करेंगे। और बकल कैविटी में हम पहला किसको पढ़ेंगे, टीथ को पढ़ेंगे, ठीक है, टंग को पढ़ेंगे। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपके लिए पीसीएस की जीएस पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे को होती है, हर संडे को सुबह 10 बजे, बाइलिंगुअल है, और इसमें आप रैंक 1 लाते हैं तो अनअकैडमी में आपको फ्री पढ़ने का मौका मिलता है, प्लस में पीसीएस के कोर्स। यूपीपीएससी कॉम्बैट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये लाइव टेस्ट है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। आप लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद में आप यूपीपीएससी कैटेगरी चुनिए उसमें, और उसी में या फिर डायरेक्टली सर्च कर लीजिए उसमें यूपीपीएससी कॉम्बैट, ठीक है। इसमें जब सर्च करेंगे तो आपको एक लिंक नज़र आएगा जिसमें एनरोल करने के लिए बोलेगा, एनरोल का बटन प्रेस कर लीजिएगा सिंपल, और वहाँ पर आपको मेरा रेफरल कोड, ये कोड मांगेगा ILE10 कैपिटल में, ये भर दीजिएगा तो एनरोलमेंट हो जाएगा। तो 27 मार्च को है ये, 12 बजे 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने हैं इसमें आपको, और इसमें आपको स्कॉलरशिप रखी गई है जिसमें 10 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इसमें रैंक्स आप लेकर के आते हैं तो इसको ज्वाइन करिए। पिछले महीने में भी हुआ था ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिफ्ट वाउचर्स सब कुछ मिला था इसमें, जितना इसमें बताया गया है। इसके अलावा लेखपाल, कांस्टेबल और साथ ही वीडियो की जो है जो स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है ये भी चल रही है। तो कॉम्बैट के बाद यह हम बात कर रहे थे जीएस की टेस्ट सीरीज़ के बाद में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बैच कोर्सेज अनअकैडमी के हैं, ये सारे आपको मिलने लगेंगे। जैसे लोअर पीसीएस का है, लोअर पीसीएस, अपर, लोअर, आरओ, यूपीएसआई, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल, ये सारे विषय की तैयारी आप अनअकैडमी पर जोड़ करके कर सकते हैं उन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, या फिर डायरेक्टली भी आ सकते हैं इसमें प्लस ज्वाइन करके। तो अभी प्राइसेस जो है हाइक आने वाली है प्राइसेस की इस कैटेगरी में, तो आप इसको जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है ILE10, इसको आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर
30% का डिस्काउंट अवेलेबल है अभी इसी कैटेगरी में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे मुख गुहा की या बकल कैविटी की। तो अभी हम इसको देखेंगे। पहले अब इनको हम ऑर्गन्स को अलग अलग कर लेते हैं जो पाचन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने कहा पाचन क्या है, भोजन को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो इसमें इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। जो अंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाचन में, पहले तो वो हैं, ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा अंग ऐसा है, ये कौन सी ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो पाचन में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आहार नाल, एक को बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या है, इसमें आती है आपकी मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, आंत, ये सारे मिलकर कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। दूसरा हिस्सा है इसका, इसमें और जो है कुछ पाचन ग्रंथियां हैं जिससे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक, तो ये लार ग्रंथियां हैं इसमें, और अग्नाशय है, पैनक्रियास और यकृत है। ये तीन ग्रंथियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। प्रश्न पूछा हुआ है आपसे परीक्षा में पीसीएस की, तो बाकी वनडे एग्जामिनेशंस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आइए शुरुआत करते हैं मुख गुहा से। बकल कैविटी में क्या क्या होता है, ग्रास नली में क्या क्या प्रोसेस होती है, अमाशय में क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहला खाना कहाँ कहाँ आएगा, मुख में। तो मुख गुहा में आएगा। भोजन को जो है जब मुख में आपने लिया तो उसको आप दांतों से काटेंगे, फाड़ेंगे, चीरेंगे, और जबान से आपकी जो जीभ है, टंग से, उसमें सलाइवा मिक्स होगी, वो चिकना हो जाएगा भोजन। और जब चिकना हो जाएगा तो अपने आप जो है ग्रास नली में नीचे की तरफ आ जाएगा। ग्रास नली में आने के बाद में, ठीक है, वो क्रमांकुचन गति करता हुआ नीचे आता है और वो सीधा आमाशय में पहुंच जाता है। यहाँ 4.5 घंटे के रहने के बाद में वो अर्धपाचन की अवस्था में आ जाता है। फिर वो आंत में जाके उसका पूर्ण पाचन होता है। ठीक, पाचन के बाद में बड़ी आंत के थ्रू वो शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो इसी क्रम में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम समझने के क्रम में यहाँ पर हैं। ठीक है, अभी हम समझने के क्रम में कहाँ पर हैं, यहाँ पर है। इस हिस्से को डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। बाकी अगली क्लास में रहेगा। ठीक है, एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। जो मुख गुहा है, जो आप जब मुंह खोलते हैं उसमें अंधेरा अंधेरा जो नज़र आता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से हिस्से आपको दिखते हैं, तो जीभ, दांत, होंठ, यही रहता है। तो अभी जीभ का अगर काम पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हो सिंपली जीभ का क्या कार्य होता है। जो खाने का या भोजन का जो स्वाद होता है उसका फील हमें कौन कराती है, टंग कराती है। क्योंकि टंग पर आपने देखा होगा छोटे छोटे से इस तरह के दाने से बने रहते हैं, डॉट्स जैसे बने रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, और दूसरा कार्य इसका होता है भोजन में लार को मिक्स कर देना। ठीक, दांत का क्या कार्य होता है, हमारे जो हमने भोजन खाया है मुंह में हमारे, उसको काटना, फाड़ना, चबाना, ये सब दांतों का काम है। होठों का काम है जो भोजन आप चबा रहे हो वो मुख से बाहर ना आए। ठीक है, मुख गुहा में जो भी है आपके वो बाहर ना आ पाए। ठीक है, ये हेल्प करते हैं रोकने में लिप्स। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले टंग की यानी जीभ की। तो जीभ, आपको ये हिस्सा नज़र आता है। जीभ पर प्रश्न क्या बने हैं, जीभ पर क्या होती हैं, ये छोटे छोटे से जो आपको इस तरह के डॉट्स नज़र आते हैं, ये हल्के हल्के से दाने आपने देखा होगा आपकी जीभ की संरचना पर ज़रूर होंगे, पूरी जीभ पर फैले होते हैं। इनको बोलते हैं हम स्वाद कलिकाएँ या टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं के माध्यम से हमें स्वाद का पता चलता है, जो पूरी जीभ पर फैले होते हैं। ठीक है, तो अब हमसे प्रश्न जो पूछता है वो ये पूछता है कि जीभ के कौन से हिस्से से किस तरह के स्वाद का पता चलता है। स्वाद का अनुभव हमें स्वाद कलिकाओं से होता है, टेस्ट बर्ड से होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो टेस्ट बर्ड सारी जीभ पर फैले हुए हैं। तो जीभ के हम अलग अलग हिस्से अगर कर दें तो ये जीभ का पिछला हिस्सा है, ये जीभ का अगला हिस्सा है, ये जीभ का साइड वाला हिस्सा है, ये भी जीभ का साइड वाला हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जीभ पर कड़वा, अगर हम बात करें कड़वे भोजन का स्वाद कहाँ पर पता लगता है, तो बिटर, ये है बिटर मीन्स होता है कड़वा। तो कड़वा भाग जो है हमें पीछे से पता लगता है कड़वेपन का किसी भोजन के। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कड़वेपन का भोजन के हमें सबसे पीछे पश्च भाग से पता लगता है। अगर आपसे पूछे भोजन के मीठे स्वाद का पता जीभ के कौन से हिस्से से लगता है, तो वो सबसे अगले हिस्से से यानी अग्र हिस्से से। ये प्रश्न बना हुआ है आपकी परीक्षा में। साइड वाले हिस्से से हमें क्या पता लगता है, खट्टापन। ठीक है, खट्टापन, साइड वाले दोनों हिस्सों से हमें खट्टापन पता लगता है भोजन का, सोर टेस्ट। ठीक, और साथ ही सॉल्टी भी हमें साइड से ही पता लगेगा, या मिडल कह सकते हैं हम। इसका कार्य क्या हुआ, भोजन को लार में मिलाना और बोलने में सहायक होना। ठीक है, बोलने में जो भी हम शब्द बोलते हैं या उच्चारण करते हैं वो जीभ हमारी दांतों से टकराकर, कभी ऊपर तालू में टकराकर अलग अलग जगह पर ये ध्वनि हम निकालते हैं अपने मुंह से, यानी बोलने में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं उनको स्वाद की ज़्यादा नॉलेज होती है। नॉलेज का मतलब अनुभव उनको ज़्यादा होता है टेस्ट का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो महिलाओं की टंग होती है उसमें नंबर ऑफ जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, वो पुरुषों के मुकाबले में बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जाता है ये स्वाद कलिकाएं पुरुषों में ज़्यादा होती हैं महिलाओं में, महिलाएं आंसर होगा, इसलिए दिखाया है यहाँ ऐसे लिखकर। अब हम बात करेंगे टीथ की यानी दांत की। तो दांतों का जब हम अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा,
दांतों की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। तो दांत हमारे जो बने होते हैं, आपसे पूछ सकता है दांतों का निर्माण किससे होता है, दांत कौन से तत्व से मिलकर बने होते हैं। तो दांत होते हैं मैक्सिमम जो है इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम सर्वाधिक होता है, 98% तक कैल्शियम ही होता है दांतों के अंदर। और ये दांतों में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी है। ठीक है, प्लस लिखिए फॉस्फोरस भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है, कैल्शियम सर्वाधिक है। अगर हम अपने दांत देखें तो हमारे दांत जो है कुछ कुछ दांत एक जैसे दिखाई देते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दांत जो है वो ह्यूमन टीथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो मनुष्य में अगर टाइप्स देखेंगे हम, दांत कितने तरह के हो सकते हैं हमारे मुख में, तो मानव के अंदर जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसे दांत मानव के होते हैं वैसे ही बंदरों के भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि मानव के दांत 4 प्रकार के हैं, यानी एक जैसे तो है नहीं, तो ये क्या है, चार चार प्रकार के दांत हैं। तो ये विषम दांत है, मतलब विषम का मतलब एक जैसे नहीं होना, अलग अलग होना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो इसको बोलते हैं, ऐसे जीव जिनमें अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोडोंट। ऐसे मानव, बंदर, बहुत सारे जीव हैं, जानवर हैं। ठीक है, तो ये दांत आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये दांत जो अगर आप देखोगे, ये एक जबड़ा है, निचला जबड़ा इसको मान लीजिए, चाहे ऊपरी जबड़ा मान लीजिए। ठीक, तो इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से बीच मिडल से। ठीक, मिडल से आप साइड में आइए, एक साइड। तो ये जो दांत हैं शुरुआत के इधर के 2, ये कहलाते हैं इंसीजर। इंसीजर ये कहलाता है कैनाइन। ठीक है, चौथा और पांचवा ये कहलाता है प्रीमोलर, और अगला है मोलर। ठीक, ये दांत, ठीक वैसे ही व्यवस्था इधर भी होती है, सेम वही पैटर्न रिपीट होता है इधर। तो इधर टोटल नंबर ऑफ टीथ 8 हैं इधर। ठीक है, 8, और इस लाइन के इधर भी कितने होंगे, 8। तो ये एक जबड़े में कुल मिलाकर कितने दांत हो गए, 16 दांत। तो ये एक जबड़ा चाहे निचला मान लो, चाहे इसको ऊपरी जबड़ा मान लो। ठीक है, तो 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, तो कुल मिलाकर ह्यूमन टीथ कितने होंगे, नंबर ऑफ ह्यूमन टीथ 32 हो जाते हैं संख्या में। तो मानव के दांत संख्या में कुल कितने हुए, मानव के दांत संख्या में होते हैं 32। और मानव के दांत कहलाते हैं, या मानव को कहा जाता है द्विबारदंती डाइफाडोंट। ठीक है, डाइफाडोंट, और इसी को बोलते हैं ठीकोडोंट, और इसी को बोलते हैं हेट्रोडोंट। 3 तरह के दांतों, 3 तरह से डिफाइन किया जाता है ह्यूमन टीथ को। ठीक है, ह्यूमन टीथ को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसलिए बोलते हैं, विषमदंती इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे के सारे दांत जो हैं वो विभिन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानव के, इसलिए वो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोडोंट। और अगर द्विबार दंती है तो हमारे जो दांत है, बचपन में आपने देखा होगा 6-7 साल की उम्र में हमारे जो है दांत गिरने लगते हैं, वो दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो हमारे दांत जो है दोबारा आते हैं वो, तो इसलिए बोलते हैं द्विबार दंती, इन 2 बार आते हैं, डाइफाडोंट। गर्त दंती, यानी ये जो है ठीकोडोंट का मतलब है कि हमारे दांत मसूड़ों में, गम में फंसे हुए होते हैं। ठीक, एक ही हो गया। तो नंबर ऑफ टीथ्स तो हमने देख लिया। दांतों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं हमारे मुख में। तो जो दांतों हम भी हमने देखा, तो ये दांत होते हैं हमारे 4 प्रकार के। एक होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और मोनर। तो इंसीजर को बोलते हैं कृतंक दांत। कृतंक दांतों की संख्या होती है 2, एक जबड़े की बात चल रही है। ठीक है, संख्या नहीं है एक्चुअली, डेंटल फॉर्मूले की वैल्यूज अभी बताऊंगा क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो अभी ये समझिए, इंसीजर दांत जो होते हैं वो भोजन को काटने का, कटिंग ऑफ फूड का कार्य करते हैं। कैनाइन जो है, रत्नक दांत जो हैं, वो भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। और अगर हम बात करें प्रीमोलर की, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मोलर की, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, दंत सूत्र की, तो मनुष्य का जो दंत सूत्र आपसे पूछता है परीक्षा में, मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम लिखेंगे ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही दांत होते हैं। तो हमने लिखा था इंसीजर को 2, सी को 1, कैनाइन को, प्रीमोलर को 2 और मोलर को 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ टीथ हमने जबड़े का एक साइड देखा था, 2 जबड़ों में से एक जबड़ा हमने लिया और एक जबड़े का हाफ साइड देखा। तो कितने हुए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और ये 8। ठीक है, ये एक जबड़े की आधी साइड है, तो दूसरी साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, उतने दांत होंगे, 16 दांत ये हो गए। ठीक वैसे ही दूसरे जबड़े के लिए, तो ये एक अपर जो, लोअर जो, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, कुल मिला करके ये कितने हुए, 32 दांत ऐसे होते हैं। समझ में आया होगा। तो छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो दांत है उनकी टूट करके नहीं लगती। जन्म के बाद जो बच्चों को दांत आते हैं उनको दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। ये अस्थाई दांत होते हैं, यानी इनको जो है एक समय के बाद गिर जाना होता है, टेम्पररी टीथ हैं, डेसिड्यूअस टीथ भी बोलते हैं। 7 से 8 वर्ष की उम्र में ये गिरने लगते हैं, और इसके बाद में ये कुल संख्या में 20 होते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है, सारे प्रश्न पूछे हैं जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा एक बच्चे के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2102। बच्चे में जो है प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं, याद रखिए, बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होते। अब इसको आप देखो कौन कौन से हो गए, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो 5 जबड़े का आधी साइड, डबल करोगे फुल जबड़े में कितने हो गए, 10 दांत। और निचले जबड़े में भी कितने हो गए, 5 × 2, सेम वैसे ही 10 दांत, कुल मिला करके 20 हो जाते हैं।
तो बच्चों में प्रीमोलर या अग्रचर्वणक दांत नहीं होते हैं। इसके अलावा अच्छा, जैसे हम हेटेरोडोंट की बात कर रहे थे, हेटेरोडोंट क्या है, जिसमें अलग अलग प्रकार के दांत हैं। तो ऐसे भी जीव होंगे जिसमें बिल्कुल एक जैसे ही दांत होंगे सबके। तो कौन से ऐसे जानवर हो सकते हैं जिनमें एक जैसे दांत पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं होमोडोंट। ठीक है, समदंती, जिसमें एक जैसे दांत। जैसे मछलियां आपने देखी होंगी, तो मछलियों के दांत एकदम कील जैसे नुकीले, एक एक ही जैसे होते हैं, एक ही पैटर्न पे होते हैं सारे दांत बिल्कुल सेम। ऐसे ही मगरमच्छ के दांत भी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, तो इनको बोलते हैं होमोडोंट। दांत की संरचना की अगर हम बात करें, चलिए उससे पहले हाथी के दांत की बात कर लेते हैं। हाथी के दांत आपने आज ऐसा बोला जाता है कि खाने के दांत उसके और होते हैं, दिखाने के दांत उसके और होते हैं। तो जो बाहर निकले दांत होते हैं वो होते हैं एक्चुअली इंसीजर दांत होते हैं उसके, वो याद रखिएगा, इंसीजर। और वो अपर इंसीजर हैं, लोअर नहीं है। ऊपरी जबड़े के इंसीजर हैं, उसके निचले में नहीं है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टीथ एलिफेंट पे कितने होते हैं, 26। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है। अब दांत की संरचना की हम बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में तो आप देखेंगे सबसे जो बाहरी लेयर है, जो दांत का सबसे मसूड़े में दांत फंसा होता है, तो मसूड़े के अलावा जो ऊपर हिस्सा दिखता रहता है उसको वो हम बोलते हैं क्राउन। तो मसूड़े के ऊपर का जो दांत का भाग है सारा, वो क्राउन कहलाता है। और क्राउन में भी अगर आप सबसे ऊपर की जो लेयर है उसकी उसको देखें, वो सबसे ज़्यादा चमकीली होती है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा अगर हम यहाँ से देखें, ये पूरा यहाँ तक, ये जो बाहर नज़र आता है ये है क्राउन। और क्राउन में भी अगर आप देखोगे, क्राउन में जो सबसे ऊपर चमकीली लेयर जिसको हम ब्रश करके चमकाते रहते हैं, वो होती है हमारी इनेमल। ठीक है, वो होती है हमारी इनेमल, इनेमल होती है। और इनेमल के बाद में होता है, इनेमल के बाद में आता है डेंटाइन, और डेंटाइन के बाद आता है पल्प। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं अभी। तो हम बात कर लेते हैं क्राउन की। तो मसूड़ों के ऊपर दांत का जो भाग होता है, ठीक, इनेमल क्या है, शरीर का सबसे कठोर भाग। जो इनेमल हमारे दांत की ऊपरी लेयर है, सबसे ज़्यादा कठोर होती है पूरे शरीर में, सबसे चमकीली भी यही होती है। और सबसे अंदर का हिस्सा है इसके पल्प, दांत के अंदर जो भरा रहता है, इसी में होता है ब्लड। आपने देखा होगा दांत टूट जाने के बाद में आपको सबसे अंदर एक छेद सा नजर आता है, उसमें आपको हल्का सा लाल रंग का कुछ लिक्विड भरा रहता है, इसी को पल्प बोलते हैं। और इसी में ब्लड रहता है। ये ब्लड जो है हमारी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है। जैसे ही हमारे दांत में कुछ प्रॉब्लम लगती है, झंझनाहट जैसी सेंसिटिविटी होती है, वो तुरंत हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है, तो हमें पता लगता है दांत में झंझनाहट हुई है। तो ये हुए हमारे टीथ, टंग। ठीक है, अब हम इसके अगले हिस्से में जो कवर करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे किसको, ईसोफेगस को। ठीक है, ग्रास नली को। ग्रास नली के साथ उसके जितने भी अंग आते जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं ये हिस्सा। तो ये अब आएगा, ग्रास नली को बोलते हैं फूड पाइप, या इसी को ईसोफेगस बोलते हैं। फिर स्टमक को डिस्कस करेंगे। भोजन यहाँ पर चल रहा होगा, ये किस तरह से चल रहा होगा, नीचे की तरफ को आ रहा होगा। स्टमक में क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या कार्य होते हैं भोजन पर। ठीक है, इस तरह से डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। जो दूसरी क्लास हमने डिस्कस की थी आपसे अभी जीवन कौशल की, उसमें आपका रिस्पॉन्स कम आ रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने जितना कहा है मैं क्लासेस उतनी दूंगा आपको, लेकिन अगर रिस्पॉन्स ही कम हो गया आपका, क्लासेस आप पसंद नहीं करोगे, लाइक और शेयर नहीं आएंगे वीडियोस पर, तो व्यूज़ ही नहीं होंगे। अगर लाइक शेयर नहीं रहेगा तो व्यूज़ भी नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर कैसे कंटिन्यू करेंगे हम उस पर, जब कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये सही समय है तैयारी का। जब नोटिफिकेशन आएगा कुछ समय बचेगा नहीं आपके पास में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए, मैं आपको पूरे कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा अभी इसको। थैंक यू सो मच।